Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Law Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उनसे रिलेटेड रेमेडीज़ के बारे में। तो इस वाले सेशन में हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या कैसे कैसे ब्रीच होता है, ब्रीच के बाद में क्या डैमेजेस होते हैं और क्या रेमेडीज प्रोवाइड करी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सब कुछ जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया हुआ है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा कवर होता है सेक्शन नंबर 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यानी कि सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखी गई है उसमें चीज 39 में? व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होली और पार्शियली विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और डज समथिंग कॉन्ट्रेरी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब भी कोई पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, जब भी कोई पार्टी अपने पार्ट का प्रॉमिस फुलफिल करने में असमर्थ रहे या फिर कैसे भी करके वो फेल हो जाती है, तो उससे अराइज होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे वो कंप्लीटली फेल हुई हो या फिर पार्शियली, उस लिमिटेड जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है उसके अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उसने अपना पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो फिर ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ए पार्टी है, ए ने जो है बी को क्या बोला कि वो उनको 100 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करेंगे 1 जुलाई को। ठीक है, लेकिन क्या चीज होती है कि ए जो है ना वो 1 जुलाई तक उस 100 बैग्स जो है राइस के वो डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या चीज होती है? हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा एक सिंपल सा मीनिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बेसिकली दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा आता है एक्चुअल, फिर हमारा आता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच के अंदर क्या चीज होती है? ये तब होता है जब एक पार्टी जो है वो फेल हो जाती है अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट। ठीक है, कि जो डेट उसके अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोली गई है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है, अगर वो उसके अंदर करने में एक्चुअली में फेल हो जाती है तो वो होता है हमारा एक्चुअल ब्रीच। दूसरा हमारा आता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसके अंदर क्या चीज होती है कि पार्टी जो है वो अपना इंटेंशन ऑलरेडी उस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले ही बता देती है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन का सारा खेल है। एक्चुअल ब्रीच के अंदर इंटेंशन नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो एक्चुअली फेल हो जाती है करने में। लेकिन एंटिसिपेटरी के अंदर क्या होता है कि जो पार्टी है वो अपना इंटेंशन ऑलरेडी बता देती है उस ड्यू डेट से पहले ही, कि जैसे अगर मान लो 1 जुलाई जो है वो अगर टाइम पीरियड दिया गया है, तो इससे पहले पहले वो अपना इंटेंशन बता देती है कि मैं इस पार्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो वो हमारा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। इन दोनों को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ए और बी के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए ने बी को बोला है कि वो इसको 100 बैग्स ऑफ राइस देंगे। कब देंगे? 1 जुलाई को। लेकिन समहाउ जो ये ए पार्टी है, ये जो है वो 100 बैग्स जो है वो 1 जुलाई तक डिलीवर नहीं कर पाती है बी को। तो ये सिंपली हमारा हो गया एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, लेकिन अगर ए जो है वो 20 मई को, लगा लेते हैं 20 मई को बी को ये वाली चीज बोल देती है कि मैं जो है आपको ये 100 बैग्स ऑफ राइस नहीं दे पाऊंगी, यानी कि उसने अपनी इंटेंशन ऑलरेडी बता दी। ड्यू डेट क्या थी हमारे पास? 1 जुलाई, लेकिन उसने तो 20 मई को ही ये वाली चीज बोल दी कि मैं डिलीवर नहीं करूंगी, यानी कि मैं अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करूंगी। तो ये हमारा हो जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर, जहां पर जो पार्टी है उसने ऑलरेडी ये वाली चीज डिलीवर कर दिया है, ऑलरेडी अपनी इंटेंशन बता दी है कि वो गुड्स को डिलीवर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर। ये दो टाइप्स थे हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। इसका एक केस लो है होशर वर्सेस डेलाटोर, 1853 का ये केस था, जहां पर ये वाली चीज बोली गई थी कि एंटिसिपेटरी ब्रीच जो है ना, अगर कोई भी एंटिसिपेटरी ब्रीच करता है कोई भी पार्टी,
तो यानी कि जिस दिन उसने ये वाली चीज़ बोली है ना कि भाई मैं जो है अपने पार्ट का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं करूँगा, यानी कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूँगा, उसी टाइम पे जो दूसरे वाली पार्टी है जिसके साथ में ब्रीच हुआ है, वो पार्टी ब्रीच करने वाली पार्टी को सू कर सकती है सेम दिन। ठीक है, उसके लिए उसको वेट करने की जरूरत नहीं है 1 जुलाई तक की, कि अगर मान लो उसने 20 मई को बोला है ना, तो 20 मई को ही बी जो है बी ना इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल सकता है। ठीक है, यानी कि इसको सू कर सकता है। ये थे हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। फिर हमारा आता है डैमेजेस फॉर ब्रीच। ये बेसिकली हमारी ये वाले 4 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है रेस्टिट्यूशन, फिर आता है कंपनसेटरी डैमेजेस, देन प्यूनेटिव डैमेजेस एंड देन लिक्विडेटेड डैमेजेस। एक एक करके हम लोग जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो ब्रीच होने से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जिस कंडीशन में थी पार्टीज, उसी कंडीशन में वापस चली जाए। ये वो लीगल रेमेडी है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या चीज हो गई कि जैसा पहले था, उस कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले जिस कंडीशन में वो पार्टीज थी, उसी कंडीशन में वापस वो पार्टीज चली जाए। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ लीगल रेमेडी दैट एम्स टू रिस्टोर वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट to the position they were in before the contract was formed, or to prevent the unjust enrichment of the party who breached the contract। यानी कि जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है, जिस पार्टी के साथ ब्रीच हुआ है, वो वाली जो पार्टी है, उस पार्टी को हम मतलब इस लीगल रेमेडी के थ्रू उस वाली पार्टी को सेम उसी पोजीशन में लेके जाना जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी। ठीक है, ये बेसिकली जो दूसरी पार्टी ने अगर कोई अनजस्ट इनरिचमेंट लिया है, यानी कि उसने कोई प्रॉफिट कमाया है दूसरे वाली पार्टी के साथ में ब्रीच करके, तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये जो डैमेज है वो वाला होता था। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस क्या बोलता है? ये मॉनेटरी कंपनसेशन है जो कि उस पार्टी को दिया जाता है जिस पार्टी के साथ में ब्रीच हुआ है। जैसे कि मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक घर बनाने का। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, बी ने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उसने ये बोला कि तुम जो है मेरा घर बनाओगे। तो कुछ टाइम में क्या चीज़ हुई कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उसका आधा जो है घर बना दिया, आधा बचा हुआ है, लेकिन बी ने सडनली उसको ये वाली चीज़ बोली अब मुझे घर नहीं चाहिए। तो यानी कि अब जो जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम कर लिया है, जितना घर बना लिया है, उसने उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी वैल्यू बनती है, जो भी रीजनेबल वैल्यू है, वो जो ए पार्टी है उसको उस कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है इसके कंपनसेटरी डैमेजेस का मतलब कि यानी कि जो भी फाइनेंशियल लॉस जो उसको हुआ है वो उस पार्टी को वापस पे करना जिसके साथ में ब्रीच हुआ है, ताकि उसको कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, ये हमारा आ गया इसमें। फिर हमारा आता है प्यूनेटिव डैमेजेस। प्यूनेटिव डैमेजेस का मतलब होता है कि इसके अंदर ना ये बेसिकली पनिशमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, जनरली इनकंसिस्टेंट विद द जनरल प्रिंसिपल, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल है ना कि अगर डैमेज हुआ है तो या तो तुम रेस्टिट्यूशन में चले जाओ या कंपनसेशन ले लो, ये वाली चीज़ें ना होकर इसके अंदर क्या चीज़ करी जाती थी कि पनिशमेंट दी जाती थी। बेसिकली उस चीज़ के लिए है, यानी कि जनरल प्रिंसिपल पे ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है वो कंपनसेशन से आगे बढ़ चुका है, यानी कि कंपनसेशन तुम्हें नहीं देना। और ये किस लिए हुआ था? उन सिचुएशंस के लिए है जहां पर हायर डिग्री ऑफ मिसकंडक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो फ्रॉड हो गया है या मतलब इंटेंशनली किसी ने किसी के साथ में कुछ गलत किया है, तो वहां पर हमारा होता था प्यूनेटिव डैमेजेस, ताकि उस वाली पार्टी को जिसने फ्रॉड के थ्रू ब्रीच किया है ना, उसको जो है पनिशमेंट मिले, सो दैट वो आगे वो वाली चीज़ें ना करे। बेसिकली उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए प्यूनेटिव डैमेजेस वाला पार्ट आया था। ठीक, फिर हमारे पास आता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो उसी टाइम पे तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अमाउंट जो है ऑलरेडी डिसाइड कर ली थी कि अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करती है तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो होता है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, किसी ने
मतलब ए पार्टी का उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डीलिंग चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसमें उसने उसको 12 महीने का टाइम पीरियड दिया है अपना घर बनाने का। लेकिन उसके बाद उसने ये वाली चीज बोली है कि अगर 12 महीने से एक मतलब ऊपर का अगर टाइम होता जाता है, अगर तुमने वो 12 महीने एक्सीड कर दिए, तो हर एक महीने का अलग से तुम्हें मेरे को पैसा देना पड़ेगा कि 5,000 रुपये तुम्हें जो है मेरे को हर महीने के उस पर कंपनसेशन के तौर पे देने पड़ेंगे। तो वो हमारे होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसके अंदर एक फिक्स्ड सम जो है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि अगर उस ड्यू डेट से आगे निकल जाता है या कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, तो जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसको एग्रीव्ड पार्टी को वो पैसा देना पड़ता है। ये आता है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर। ये सारे थे हमारे डैमेजेस वाला पार्ट था जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारा आता है रेमेडीज वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरे वाला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हमारा आ गया रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या रेमेडीज दी हुई है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जिससे कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो अपना कंपनसेशन जो है ले सके, उनको एक लीगल रेमेडी मिल सके ताकि उनका कोई भी लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है सूट फॉर डैमेजेस। ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहा। ओके, सूट फॉर डैमेजेस। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टी जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है किसी भी लॉस या डैमेज के लिए जो कि उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। ये बेसिकली हमारा एक जनरल प्रिंसिपल हो जाता है कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसको जो भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसका कंपनसेशन वो मांग सकती है। ठीक है, वही है, मोस्ट कॉमन रेमेडी है ये वाली जो इंजर्ड पार्टी के लिए अवेलेबल होती है। किन किन केसेस में होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी डैमेज हो गया। ठीक, कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है वो 100 बैग्स जो है राइस के वो बी को देगा, लेकिन बी ने जो है उस टाइम पीरियड में नहीं दिए, तो अब बी जो है वो ए को सू कर सकता है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनरी आ गया। स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के चलते अगर कोई ब्रीच हुआ है या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया है या मतलब अपने पार्ट की परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारा आता है स्पेशल डैमेजेस में। ठीक है, फिर हमारा आता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस हो गया हमारा। नॉमिनल डैमेजेस के अंदर वो वाली चीज़ें आ जाती है जहाँ पर उनका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ होता, लेकिन जो उनका लीगल राइट है वो हर्ट हुआ होता है। ठीक है, फिर हमारा आ गया डिले डैमेजेस, कि अगर मान लो कोई डैमेज उस ड्यू डेट के निकलने की वजह से अगर हुआ है कि जिस डेट को उसको वो गुड्स डिलीवर करने थे उस पर उसने नहीं किया और बाद में जो है उसका रेट बढ़ गया उन गुड्स का, तो वो होता है हमारा डिले डैमेजेस, जो कि मतलब कि टाइम पीरियड निकलने की वजह से उसको डैमेज हुआ है। एक हमारा आ गया प्रीफिक्स डैमेजेस, जो कि हमारा यही है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि अगर किसी भी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया तो फिर उनको वो जो सम उनका जो पैसा उनका उन्होंने डिसाइड किया था वो उनको देना पड़ता है। ये हमारा आ गया इसमें। इन सब के अंदर सूट फॉर डैमेजेस जो है ये पॉसिबल है। फिर दूसरा हमारा आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या चीज होती है कि जो मॉनेटरी कंपनसेशन है ना वो इनसफिशिएंट हो जाता है लॉस को कवर करने के लिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लो ब्रीच हुआ, ठीक है, लेकिन उस ब्रीच की वजह से उसका इतना नुकसान हो गया कि वो उस मॉनेटरी कंपनसेशन से नहीं हो सकता कवर। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेगी, जो नॉन ब्रीचिंग जो पार्टी है जिसने ब्रीच नहीं किया, जिसका लॉस हुआ है, वो पार्टी जो है वो कोर्ट से ये चीज बोल सकती है कि मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ही आगे कंप्लीट करना है, मुझे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा लॉस वो जो मॉनेटरी कंपनसेशन है वो मेरा लॉस जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। तो आप जो है जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उस पार्टी को बोलिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट करे। ठीक है, ये हमारा आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस। ठीक, फिर हमारा आता है एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या चीज होती है कि जैसे दो पार्टीज हैं ए और बी, इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट था। ए को जो है ए और बी ये दो पार्टीज हैं।
इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए ने बोला कि मैं जो है आपको गुड्स दूंगा और पार्ट्स में दूंगा, ठीक है, जो उनकी गुड्स की जो डिलीवरी है वो पार्ट्स में होगी। ये लगा लो कि 12 महीने तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं हर महीने जो आपको थोड़े थोड़े मतलब इतने, मान लो कि 10 बैग उसने राइस के लगा लिए, ठीक है, कि हर महीने वो उसको 10 बैग जो है राइस के ए बी को देगा। ये उनका 12 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट था। इस सिनेरियो में क्या हुआ, बी ने उसको क्या चीज बोली ए को कि जब जब आप मेरे को वो 10 बैग जो है राइस के भेजोगे, डिलीवर करोगे, तब तब मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो इन दोनों का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था। अब क्या चीज होती है कि ये जो ए है ना, ये 2 डिलीवरीज के बाद में उन बैग्स की डिलीवरी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो बी है वो उसके बाद से वो लाइबल नहीं है इसको पैसे देने के लिए। मतलब अगर ये बी चाहे तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे ही खत्म कर सकता है, क्योंकि इसने सबसे पहले ए ने ब्रीच किया है। ए ने क्या चीज करी है, उसको गुड्स डिलीवर करने बंद कर दिए हैं। तो जैसे ही वो बंद करेगा वैसे ही ये उसको पैसे ट्रांसफर करना बंद कर देगा। ये आता है हमारा एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, the promisee can stop doing the performance they are obligated to do and claim compensation from the promiser। और इसका जो भी कोई नुकसान हुआ है प्रोमिसे का, वो कंपनसेशन वो प्रोमिसर से ले सकता है, ठीक है। ये आता है हमारा एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट में। फिर हमारा आता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन अलाउज द इनोसेंट पार्टी टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। यानी कि रिसेशन में क्या चीज होती है कि जो इनोसेंट पार्टी है ना, जिसने ब्रीच नहीं किया है, ये चीज बोलती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, ठीक, ऐसे अलाउ कर देती है। इसके अंदर क्या चीज होती है, ये जो रेमेडी है ये तब अवेलेबल होती है व्हेन वन पार्टी हैज मटेरियली ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट और व्हेन देयर आर लीगल ग्राउंड्स टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगल ग्राउंड्स हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वॉइड किया जा सकता है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि एग्रीव्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कर सकती है जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये वाली चीज़ है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। जैसे ए और बी है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है ना वो उसको कुछ गुड्स बेचेंगे, ठीक है, कब तक देंगे, 1 अक्टूबर तक, और उस टाइम पे जो है बी इनको पैसे देंगे। लेकिन ए ने 1 अक्टूबर तक इनको वो गुड्स जो है वो दिए ही नहीं। तो यहाँ पर ए ने जो है वो ब्रीच किया है बी के साथ में। बी तो इनोसेंट पार्टी है ना, तो बी क्या चीज करेगा कि बी जो है वो उसको कोई भी अमाउंट नहीं देगा। लेकिन अगर इसके गुड्स ट्रांसफर ना करने की वजह से इसको कोई लॉस हुआ है तो बी जो है वो कोर्ट में जा सकता है इस चीज के लिए कि भाई उन गुड्स का जो है प्राइस बढ़ गया है और इसकी वजह से मेरा ये वाला लॉस हुआ है। लेकिन बी के पार्ट पे क्या चीज होएगी कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जाएगा जैसे कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फिर हमारा आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या चीज होती है, ये बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एज मच एज ही डिजर्व्स। यानी कि एग्रीव्ड पार्टी को उतना कंपनसेशन दे देना, मतलब उसकी सर्विसेज के बदले में उसको उतना पैसा दे देना जितना कि वो डिजर्व करता है, ठीक है। इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ए और बी ये जो है 2 पार्टीज हैं, ठीक है। तो ए हमारा बी हमारा लगा लेते हैं कि ये है कॉन्ट्रैक्टर। ए ने जो है बी को बोला कि आप जो है मेरा घर बना दो, ठीक है। बी कॉन्ट्रैक्टर है, बी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि ठीक है मैं आपका घर बना देता हूँ। तो उसमें क्या चीज़ होती है कि बी जो है उसके घर में से, मान लो उसने 3 BHK बनवाना है, उसने वो 2 रूम्स बना लिए, अभी उसका हॉल जो है वो बचा है और 1 रूम और बचा है, ठीक है। 2 रूम बनवाने के बाद ये जो ए पार्टी है ये बी को बोलता है
बस इसके आगे तो मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रखना ही नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे ही खत्म करो। तो इस सिनेरियो में क्या चीज होगी कि अब बी ने जो है वो उसके 2 रूम्स तो बना ही दिए हैं। अब कोर्ट ये तो कहेगी, अब ए जो है डिनाई नहीं कर सकता इसको कि जितना काम तूने कर लिया है उसके भी मैं पैसे नहीं दूंगा। ए को बी को उतना पैसा देना पड़ेगा जितनी सर्विस उसने प्रोवाइड करी है, यानी कि उसकी जो रीजनेबल वैल्यू है वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एज ए कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। ये बात करता है हमारा सूट फॉर क्वांटम मेरिट, यानी कि जितना वो डिजर्व करता है उतना कंपनसेशन उसको देना। ये हमारा आता है इस वाली चीज में। इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। इट अलाउज अ पार्टी टू रिकवर द रीजनेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू अनदर पार्टी व्हेन देयर वाज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो जो कंपनसेशन के अमाउंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको रीजनेबल वैल्यू देने के लिए ही बोलता है। क्वांटम मेरिट हमारी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एज मच एज इट डिजर्व्स। ये भी लीगल डॉक्ट्रिन होगी। और ये किस लिए इसके अंदर यूज हुई थी, ताकि अनजस्ट इनरिचमेंट को प्रिवेंट कर सके, यानी कि एक पार्टी के नुकसान पे दूसरी पार्टी को फायदा ना हो, उस चीज की वजह से ये वाला जो लैटिन टर्म है ये वाली हमारी आई थी और ये सूट फॉर क्वांटम मेरिट जो है इसमें डाला गया था। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो कभी भी ये नहीं चाहता कि एक पार्टी को नुकसान हो और उसके नुकसान के चलते दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा हो। अगर ये वाली चीज होती रही तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिले। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों पार्टीज का फायदा हो, ये ना हो कि एक पार्टी फायदा उठा रही है दूसरे पार्टी के को लॉस पहुंचा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारी रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या डैमेजेस है वो कवर कर लिए और उनमें क्या क्या रेमेडीज हैं वो वाली सारी चीज़ें कवर हो गई। तो आज आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर से दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। वी विल ट्राई टू कवर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास और फिर उसके बाद आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। ये थोड़े बहुत केस लॉज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फिर हम उनको कवर कर लेंगे। ओके, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।